नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज की बड़ी खबर में चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद 142 के ऊपर। हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अदालत के द्वारा अनुच्छेद 142 का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है, इसका दायरा क्या है और इसकी सीमा क्या है। तो इन सभी मुद्दों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के विषय पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। सिविल सेवा परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय होगा सिविल सेवा परीक्षा 2023 की तैयारी के दौरान प्रभावशाली नोट्स कैसे बनाएं। आपको ध्यान में रखना है कि यह सेमिनार 21 मई को शाम के 6 बजे से लाइव प्रसारित किया जाएगा और आप सभी इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन इसमें भाग लेने के लिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप उसका उपयोग कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 21 मई शाम के 6 बजे से इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं। अगर हम आज के विषय की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया है और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया है। आपको ध्यान में रखना है कि 1991 में इस हत्याकांड के समय पेरारीवलन 19 साल के थे और उन पर पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के लिए बम में इस्तेमाल की गई 9 वोल्ट की बैटरी को खरीदने का आरोप लगाया गया था। आगे चल करके इसी मामले में कोर्ट ने पेरारीवलन, मुरुगन, संथन और नलनी को मौत की सजा सुनाई। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इन चारों दोषियों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका डाली, लेकिन 11 वर्षों तक राष्ट्रपति ने इस पर कोई भी फैसला नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2014 को सभी चारों दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसी वर्ष 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारीवलन को यह देखते हुए जमानत दे दी थी कि सजा काटने और पेरोल के दौरान उसके आचरण को लेकर के किसी तरह का शिकायत नहीं मिला था। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस निर्णय को लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये अनुच्छेद 142 क्या है। आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए किसी भी मामले या उसके समक्ष लंबित मामलों में अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग करता है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकता है या दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि किसी मामले में किसी पक्ष के साथ पूर्ण न्याय नहीं हुआ है, तो पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि इस अनुच्छेद के तहत अदालत किसी व्यक्ति की मौजूदगी और किसी दस्तावेज की जांच के लिए आदेश दे सकता है, कोर्ट अवमानना और सजा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दे सकता है और शीर्ष अदालत का आदेश तब तक प्रभावी रहता है जब तक उस मामले में कोई अन्य कानून लागू नहीं किया जाता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इस अनुच्छेद के तहत असाधारण शक्तियां प्राप्त हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी बातों को, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब हमें यह समझना होगा कि आखिर अनुच्छेद 142 का दायरा क्या है। आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 142 के तहत जो शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं वो बहुत ही व्यापक हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसके दायरे और सीमा को परिभाषित किया है। इस संबंध में कुछ मामले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे प्रेमचंद गर्ग बनाम आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश का मामला जो कि 1962 में हुआ था। उसी तरीके से AR अंतुले बनाम RS नायक और अन्य का मामला जो 1988 में हुआ था। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ का मामला जो 1991 में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ का मामला जो कि 1998 में हुआ। इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने
अनुच्छेद 142 के प्रयोग को लेकर के कुछ सीमाओं पर चर्चा किया। प्रेमचंद गर्ग मामले में अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए सीमाएं तय की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और इस मामले में अदालत ने कहा कि न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश जो पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए किया गया है वह न केवल संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए बल्कि यह प्रासंगिक वैधानिक कानूनों के मूल प्रावधानों के साथ असंगत भी नहीं होना चाहिए। यानी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा कि जो विशेष शक्ति अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय को मिला है वह जब भी इसका प्रयोग करेगा तो वह इस बात का ध्यान रखेगा कि उसका आदेश हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके अनुरूप हों और उसके साथ साथ जो वर्तमान कानून हैं वह उनके प्रावधानों का भी उल्लंघन नहीं करता हो। और इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पक्ष को आगे चल करके और मजबूत किया। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 2019 के अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 को समझाने का प्रयास किया और इसमें यह साफ साफ कहा गया कि अनुच्छेद 142 के तहत जो शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं वह असीमित नहीं हैं। इसमें कहा गया कि संविधान न्यायालय को पूर्ण न्याय सुरक्षित करने के लिए आदेश पारित करने के लिए अधिकृत करता है और यह जो शक्ति है वह न्याय, समानता और अच्छे विवेक की धारणा के साथ साथ पूर्ण न्याय को प्रभावित करने के लिए अदालत के पूरक शक्ति का प्रतीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि किसी मामले में पक्षों के साथ अन्याय हुआ है, पूर्ण न्याय नहीं हुआ है, तो उसी मामले में यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम पेरारीवलन के मामले की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस समय पेरारीवलन को सजा सुनाई गई थी उस समय उसका उम्र 19 वर्ष का था और वह पिछले 31 सालों से जेल में बंद है। पेरारीवलन ने 2015 में तमिलनाडु के राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत रिहाई की मांग करते हुए एक दया याचिका दायर की थी। आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को यह पावर है, यह शक्ति है कि वह किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, उसमें राहत दे सकता है, उसमें छूट दे सकता है। तो इसका पावर जो है राज्यपाल को है अनुच्छेद 161 के तहत। और इसी को ध्यान में रखते हुए पेरारीवलन ने 2015 में तमिलनाडु के राज्यपाल के पास दया याचिका दायर की थी, लेकिन राज्यपाल के द्वारा इस दया याचिका पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और इसको देखते हुए पेरारीवलन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दया याचिका पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल के अधिकार को रेखांकित किया। हालांकि इसके बाद भी राज्यपाल के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। आपको ध्यान में रखना है कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था उसके 3 दिन के बाद यानी कि 9 सितंबर 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने पेरारीवलन सहित सभी 7 दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की। हालांकि राज्यपाल ने सिफारिश को रोक करके रखा, यानी कि इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। आप सभी को यह ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को किसी भी दोषी के सजा को कम करने का, उसे बदलने का अधिकार है, लेकिन यहां पर यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि राज्यपाल यह जो निर्णय है वह कितने समय सीमा के बीच करेगा। यानी कि यहां पर किसी भी टाइम लिमिट की चर्चा नहीं की गई है और इसी का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने इन सभी सिफारिशों को अब तक रोक करके रखा था। इन सभी देरी को देखते हुए जुलाई 2020 में मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के खिलाफ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी और उन्हें यह याद दिलाया था कि संविधान ने केवल राज्यपाल के संवैधानिक पद से जुड़ी आस्था और विश्वास के कारण राज्यपाल के लिए ऐसे मुद्दे पर निर्णय करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी जिसका फायदा राज्यपाल को नहीं उठाना चाहिए। तो यहां पर मद्रास उच्च न्यायालय ने साफ किया था कि संविधान में भले ही
राज्यपाल को कोई समय सीमा नहीं दी गई है ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल असीमित समय के लिए इन मुद्दों पर निर्णय ना ले। और यहाँ पर अदालत का ये साफ साफ कहना था कि अगर राज्यपाल निर्णय नहीं लेते हैं तो यहाँ पर अदालत को मजबूरी में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। लेकिन राज्यपाल ने इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको यह चेतावनी दी थी कि अत्यधिक देरी के आधार पर अदालत दोषी को रिहा करने के लिए मजबूर हो सकता है। इसके बाद फरवरी 2021 में राज्यपाल ने राज्य सरकार की सिफारिश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया और तब से यह फाइल राष्ट्रपति भवन के पास पड़ी हुई है, यानी कि इस पर अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया गया था। और इसी देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वलन को रिहा करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह भी कहा है कि राज्यपाल की ओर से अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान, सजा में छूट आदि के लिए शक्तियों का प्रयोग पर निर्णय लेने में कोई भी देरी न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। तो एक बहुत ही बड़ी बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह डाली है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं सभी देरियों को देखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि पेरारी वलन के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो पूर्ण न्याय का हवाला देकर के सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया और उसे रिहा कर दिया। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट किन परिस्थितियों में अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करता है, उसका दायरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से अपने बहुत सारे मामलों में इसकी सीमा जो तय की है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये बड़ी खबर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं आज की बड़ी खबर के अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।